गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज है अक्टूबर 28 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, आज जो एक टॉपिक है ना, ये अपार वाला, ये हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस से इंक्लूड किया है और ये एजुकेशन सेक्टर से है, जिसे हम लोग बाद में गवर्नमेंट स्कीम्स में भी पढ़ते हैं। तो एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम आई है स्टूडेंट्स के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा रेफरेंस फ्यूल क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो नॉर्मल फ्यूल होता है उससे कैसे अलग होता है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में क्यों है। इंडिया और कतार के बीच में अनफॉर्चुनेटली रिलेशन काफ़ी ख़राब हो सकते हैं फ्यूचर में। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इंडिया के कुछ नेवल ऑफ़िसर्स को 8 नेवल ऑफ़िसर्स को बेसिकली वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या है, क्यों है ये पूरा मामला। डार्क पैटर्न, ये 3-4 महीने पहले भी हम लोगों ने टॉपिक किया था, इसको हम लोग दोबारा से करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ रिवीज़न वाले पर्सपेक्टिव से हम लोग करेंगे और कुछ नया डायमेंशन भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया, चाइना 2 बहुत बड़ी कंट्री हैं, ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली भी, पॉपुलेशन वाइज भी, और हमारा फ्यूचर भी कॉमन है, पड़ोसी भी हैं। तो इंडिया चाइना अपने फ्यूचर को किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा ट्यूटोरियल दिया गया है। हालांकि इस ट्यूटोरियल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पहले से ना पता हो, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, कुछ नई चीजें जो है एक दो आपको सीखने को यहाँ पे मिलेंगी। चलिए जी, पहले टॉपिक बढ़ते हैं, रेफरेंस फ्यूल। देखिए, हमारे जो हरदीप सिंह पुरी जी हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि इंडिया ने पहली बार रेफरेंस फ्यूल, और जो कि गैसोलीन और डीजल दोनों रूप में ही जो है बनाया है। गैसोलीन का मतलब यहाँ पे होता है पेट्रोल। अगर आप अमेरिका में जाते हो या किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, वहाँ पे लोग पेट्रोल नहीं बोलते हैं, वहाँ पे लोग गैसोलीन बोलते हैं और सिंपल भाषा में गैस भी बोल देते हैं। और डीजल फ्यूल, देखिए, अलग अलग टेक्निक होती है और अलग अलग ग्रेड होती है फ्यूल्स की। जो पेट्रोल, एक तो नॉर्मल पेट्रोल आता है जो कि यूजली हम लोग यूज करते हैं अपने पेट्रोल पंप पे। यहीं पे एक प्रीमियम पेट्रोल भी आता है जो थोड़ा सा महंगा होता है। इससे अलग एक और ग्रेड भी होती है पेट्रोल और डीजल की, जिसे रेफरेंस फ्यूल कहते हैं। ये यूजली आपको अपने पेट्रोल पंप वगैरह पे नहीं मिलता है क्योंकि इंडिया इसे प्रोड्यूस नहीं करता है। रेफरेंस फ्यूल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से और यूरोप से। India's demand for the gasoline reference fuel is around 120 kiloliter and its diesel counterpart is 50 kiloliter annually as per estimate। मतलब 120 किलो लीटर हमें चाहिए, अ, ये अपना पेट्रोल, और 15 किलो लीटर चाहिए आपका अपना डीजल। मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है क्योंकि टेक्निकल पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो फ्यूल होते हैं, दे हैव हायर स्पेसिफिकेशंस एंड आर क्रिटिकल फॉर कैलिब्रेटिंग एंड टेस्टिंग बाय द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एंड टेस्टिंग एजेंसीज लाइक द आईसीएटी। क्या मतलब है इस चीज का? जो ऑटोमोबाइल होते हैं, खासकर जो रेसिंग करने वाले जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, वहां पे ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज्यादा होती है। देखिए, कुछ यहाँ पे इन्होंने पॉइंट यहाँ पे बताए हुए हैं। जो रेगुलर हमारा प्रीमियम फ्यूल होता है, ठीक है, उसमें जो एक ऑक्टेन की वैल्यू होती है वो 87 और 91 होती है। लेकिन जो रेफरेंस फ्यूल की ऑक्टेन वैल्यू होती है वो 97 होती है। इसका मतलब इनके कंपैरिजन में ये जो रेफरेंस फ्यूल है वो बहुत ही ज्यादा हाई इग्निशन क्वालिटी के साथ जो है जलता है, जिससे हमारा इंजन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। महंगा होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर होती है हमारे नॉर्मल फ्यूल के कंपैरिजन में। तो क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्यूल गैसोलीन और डीजल आर द प्रीमियम फ्यूल विच आर यूज्ड फॉर कैलिब्रेटिंग एंड टेस्टिंग द व्हीकल by auto OEMs and the organizations involved in the emission testing and certification in the automotive field। मतलब जो कंपनीज वगैरह जब अपने व्हीकल्स को बनाती हैं, उनकी टेस्टिंग के लिए रेफरेंस फ्यूल का यूज किया जाता है। आपको क्या लगता है, जो ये कंपनीज वगैरह होती हैं, जब ये माइलेज के लिए टेस्टिंग करती हैं या इंजन मैन्युफैक्चर करते समय इंजन की टेस्टिंग करती हैं, ये नॉर्मल पेट्रोल डीजल से थोड़ी ना करती हैं, ये इस खास रेफरेंस फ्यूल से करती हैं। उस टेस्टिंग के बाद वो नॉर्मल फ्यूल के ऊपर टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद वो हमें मिलता है। द रेगुलर फ्यूल हैज द ऑक्टेन वैल्यू ऑफ 87, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, लेकिन इसकी जो ऑक्टेन वैल्यू है वो 97 होती है। ये पॉइंट ऊपर वाला ही यहाँ पे रिपीट हो गया है, ठीक है। अगर इंडिया रेफरेंस फ्यूल खुद प्रोड्यूस करेगा, ठीक है,
तो इसका मतलब जो इम्पोर्ट का बिल होता है हमारा वो कम हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे बात इम्पोर्ट की भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेफरेंस फुल इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात है हमारी टेक्नोलॉजी की। अभी इंडिया के पास वैसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम लोग रेफरेंस फ्यूल बना सकें। तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस मतलब हमारी टेक्नोलॉजी की जो कैपेसिटी है उसको टेस्ट करने के लिए रेफरेंस फ्यूल इंडिया खुद बना रहा है, और अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर रहा है। तो टेक्निकली इंडिया एडवांस होता नजर आ रहा है यहाँ पे। पैसे वाली बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन टेक्निकल एडवांसमेंट वाली यहाँ पे बड़ी बात है। क्योंकि आप ऑटोमोबाइल अगर सेक्टर को देखो तो इंडिया दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल जो है मैन्युफैक्चरर भी है। तो उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के आसपास की जो चीजें हैं डेफिनेटली सभी एरियाज में हमें डेवलप करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात पैसे की नहीं है, लेकिन जॉब्स भी बहुत ज्यादा क्रिएट होती हैं इस तरह की मार्केट में। और ये हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, है ना। ये नॉर्मल जो वेज अर्नर्स हैं वो पेइंग जॉब्स नहीं होती, हाईली टेक्निकल और स्किल बेस्ड जॉब्स होती हैं जो इंडिया में डेवलप होंगी फ्यूचर में, है ना। चलिए जी, एक बहुत अनफॉर्चुनेट सा एक इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, जिसके अंदर ये हुआ कि हमारे 8 नेवल ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया। उसके बाद इनके ऊपर केस चला और इन 8 ऑफिसर्स को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा वो सुना दी गई है कतारी कोर्ट के द्वारा। लेकिन इंडिया कतार के रिलेशन तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन फिर ऐसे नौबत क्यों आई? देखिए, अभी हमें क्लियरली नहीं पता है कि उन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। देखिए, छोटा मोटा क्राइम होता तो वो भी ऐसा स्टेप ना लेते, शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही बड़ा काम किया होगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि कतार का ना एक सीक्रेट एक सबमरीन मिशन चल रहा था। वो कुछ ऐसी सबमरीन बना रहे थे सीक्रेटली, और ये सीक्रेट इंडियन नेवल ऑफिसर्स को पता चल गई, और उन्होंने ये इंफॉर्मेशन इजराइल के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि वो नेवल ऑफिसर्स इस सबमरीन मिशन के अंदर इंक्लूड थे। और इजराइल और कतार की रिलेशन बहुत खराब है, ये आपको अच्छे से पता है। तो इसके लिए उनको कहा गया कि इजराइल के लिए क्या कर रहे थे, स्पाइंग कर रहे थे, इसीलिए उनको ये हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये शायद सीक्रेट सबमरीन मिशन की वजह से नहीं हुआ होगा, कुछ फोन कॉल्स की वजह से हुआ है, और नेवल ऑफिसर्स आपस में फ्रेंडली कुछ बातचीत कर रहे होंगे। अब आपको पता है कि जैसा आपके दोस्तों के साथ फोन पे गप्पे लड़ाते हो, मजाक मजाक में बातें बोलते हो, रियल में वो चीजें सोचते थोड़ी ना हो। बहुत बार ऐसा होता है। तो कुछ ऐसी फोन कॉल्स की जो डिटेलिंग जो है उनकी निकलवाई गई, और उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीजें बोली होंगी, उसकी वजह से भी हो सकता है। क्लियरली अभी किसी को भी इसके बारे में एज सच नहीं पता है। हाँ, गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया को तो पता ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन आम जनता को हमें नहीं पता है। तो सिचुएशन जो है थोड़ी-सी खराब हो गई है। अगर आप कतार को यहाँ पे लोकेशन देखें, तो भैया एक तरफ जो है सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे यूएई है, और ये है कतार। सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ भी कतार के रिलेशन बिल्कुल खराब हैं, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया अल जजीरा और मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये दोनों एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक न्यूज़ चैनल है। अल जजीरा जो है वो कतार का चैनल है, और यूएई और सऊदी अरेबिया का कहना है कि अल जजीरा टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, तो वो इनडायरेक्टली दोहा के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। अब मान के चलिए कतार जो है वो उसको ईरान सपोर्ट करता है, तो सीधी सी बात है, अगर ईरान कतार दोस्त हैं तो भैया यूएई और सऊदी अरेबिया दोस्त हो ही नहीं सकते। अभी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है, लेकिन फिर भी बहुत टेंशन तो उनके बीच में रहती है। बीच में यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने कतार को एक्चुअली ब्लॉकेड भी में भी डाल दिया था थोड़े समय तक। तो कतार की जो रिलेशन है अपने आसपास फ्रेंड्स के साथ ठीक नहीं है। हाँ, ईरान के साथ ठीक है, ईरान भी इसका पड़ोसी ही है। तो अगर आप पर्शियन गल्फ को क्रॉस करके जाते हो, आप ईरान पहुँच जाते हो। तो थोड़ा-सा देखें आप ईरान, ये रहा जो है कतार, ठीक है? तो ये दोहा जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है। पर्शियन गल्फ जो ऊपर की तरफ आती है, गल्फ ऑफ बहरीन जो है इसकी वेस्ट की तरफ आती है, ठीक है? लेकिन ये जो रिलेशन है इंडियन कतार के, अभी जो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से डेफिनेटली खराब तो हुए हैं, और इंडियन गवर्नमेंट अभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी होगी ऑफ कोर्स, उनको छुड़वाने की वहाँ से कोशिश करेगी। लेकिन मान के चलिए बाई चांस अगर 1% भी चांस ऐसा हुआ कि उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, तो इंडिया के कतार के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएँगे, और वो इतने खराब हो जाएँगे कि शायद वहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इंडिया के लिए कतार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रादर देन कतार के लिए इंडिया ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो हमारे 8 लाख इंडियंस
कतार के अंदर रहते हैं भैया, तो उनकी रोजी रोटी, उनकी एम्प्लॉयमेंट, उनका घर बार तो कतार से ही चल रहा है। ऊपर इंडिया में वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हर साल रेमिटेंस के रूप में भेजते हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको भी वो लोग बैलेंस करते हैं। ये भी बड़ी बात है। कतार के अंदर अमेरिकन और टर्किश मिलिट्री बेस भी हैं। अमेरिका इंडिया का फ्रेंड है, और रिलेशन ईरान के साथ भी डेफिनेटली हमारे खराब होंगे अगर कतार के साथ होंगे तो। वैसे तो ईरान के साथ हमारे रिलेशन काफी ठंडे पड़े हुए हैं काफी टाइम से, लेकिन थोड़ा सा हम लोग रिवाइव जो करने की कोशिश कर रहे थे वो भी नहीं हो पाएंगे। तो चैलेंजिंग सिचुएशन तो डेफिनेटली यहाँ पे है, क्योंकि और वैसे भी इंडिया की कई सारी कंपनी ने कतार के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट को भी अभी थोड़ा सा खतरा यहाँ पे डेफिनेटली हो जाएगा। और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द कतारी गैस। आगे थोड़ा डिटेलिंग आपको दूंगा मैं। कतार जो है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का पार्ट है, और गल्फ जीसीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, जीसीसी इंडिया को कई सारे मामले में सपोर्ट करता है और कई सारे मामले में अपोज भी करता है। जैसे कश्मीर वाले मुद्दे पे जीसीसी इंडिया को ऐसा सपोर्ट नहीं करता, वहां पे हमें कतार यूएई वगैरह की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कतार के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ेंगे तो डेफिनेटली जीसीसी का जो तो रवैया है वो इंडिया के लिए चेंज होगा। 2019-20 के बारे में बात करें तो 10.95 बिलियन डॉलर की ट्रेड हमारे बीच में हुई। और अगर 2023 की बात करें तो इट इज 16.81 बिलियन। लेकिन यहाँ पे जो गैस है, नेचुरल गैस, वो 8.32 बिलियन डॉलर है। मतलब आधी से ज्यादा जो ट्रेड इंडिया कतार के बीच में है भैया, वो तो नेचुरल गैस के लिए ही हो रही है। बाकी आधे में सब कुछ आ गया, जिसके अंदर आप देखिए यहाँ पे जो कतार इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, केमिकल्स, नेचुरल गैस, एलपीजी, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक। जो इंडिया कतार को एक्सपोर्ट करता है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्टर मटेरियल, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, वेजिटेबल्स, स्टील आर्टिकल्स, कॉपर आर्टिकल्स, सीरियल्स वगैरह, अनाज वगैरह, आयरन, स्टील आर्टिकल्स वगैरह हम लोग वहां पे करते हैं। लेकिन इंडिया कतार के कंपैरिजन में काफी कम जो है वहां पे एक्सपोर्ट करता है, और हमारा करंट अकाउंट बैलेंस जो है डेफिसिट भी वो रहता है, और वो कतार की फेवर में रहता है, इसमें तो ऑफ कोर्स कोई डाउट ही नहीं है। उसके अलावा इंडिया का कल्चरल इंडियन कल्चर सेंटर भी है वहाँ पे। और जब योगा को यूनाइटेड नेशन के अंदर पास किया गया था, तो कतार ने डेफिनेटली इंडिया को सपोर्ट किया था। इतना ही नहीं, क्योंकि 8 लाख इंडियन लोग वहाँ पे रहते हैं, तो भाई उनके जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी तो पढ़ रहे होंगे। तो वो कतारी बोर्ड में थोड़ी ना पढ़ेंगे। वहाँ पे सीबीएसई के स्कूल भी हैं कतार के अंदर, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 30,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं, और ये सीबीएसई एफिलेटेड भी हैं। तो इसलिए बड़ा जरूरी है। इवन बहुत सारे बच्चे कतार वगैरह से, मिडिल ईस्ट से यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं। तो पिछले दिनों एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने ये अनाउंस भी किया था कि हम लोग दोहा में एक यूपीएससी का सेंटर भी बनाएंगे। हालांकि वो नहीं हो पाया, बट स्टिल काफी ज्यादा स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे। नीट का पेपर बहुत सारे बच्चे देते हैं मिडिल ईस्ट से, दुबई, कतार वगैरह से, इंडिया में। और आईआईटीज वगैरह के पेपर भी काफी ज्यादा दिए जाते हैं वहां से, है ना। चलिए, डार्क पैटर्न सेल्स बाय द एयरलाइंस ऑनलाइन एजेंट्स डीम्ड साइबर क्राइम। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि जो एयरलाइंस है, कुछ खासकर इंडिगो या कुछ और एयरलाइंस है, वो ऐसे तरीके से टिकट बेचती हैं जिससे कस्टमर को ट्रिक करती हैं, मतलब कस्टमर का पागल बनाती हैं। कस्टमर को ऐसा लगता है कि अगर वो टिकट नहीं खरीदेंगे या पर्टिकुलर सीट नहीं खरीदेंगे तो वो भर जाएगी और उनको टिकट नहीं मिलेगी। जबकि ऐसा होता नहीं है। प्लेन के अंदर सीट होती हैं, लेकिन वो कस्टमर को दिखाते हैं कि भाई साहब सीट नहीं है, आप एक्स्ट्रा पे कर दीजिए, कभी 100 रुपए, कभी 500 रुपए, कभी 1500 रुपए उस सीट लेने के लिए। अगर नहीं लोगे तो आपकी टिकट कैंसल। जबकि वहां पे सीट अवेलेबल होती हैं, वो उसको छुपाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ डार्क पैटर्न, और ये एक साइबर क्राइम तो है ही, उसके साथ साथ ये कस्टमर के लिए को चीट भी आप कर रहे हो। तो इसे कहते हैं डार्क पैटर्न। तो ये जो कंपनीज होती हैं वो इस तरह के डार्क पैटर्न को यूज करती हैं कस्टमर को पागल बनाने के लिए, ट्रिक करने के लिए। इट्स अ फ्रॉड। तो डार्क पैटर्न क्या होता है? डार्क पैटर्न इज वन वेयर एन एंटिटी, जैसे यहाँ पे जो आप इंडिगो का एग्जांपल दे सकते हो, एंटिटी नजेस कंज्यूमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट दे डिड नॉट इंटेंड डू। मतलब जो कस्टमर खरीदना नहीं चाहते,
ट्रिक करके कस्टमर को वो भी खरीदवाया जाता है। उसको ऐसे बताया जाता है कि भाई अगर आप ये नहीं खरीदोगे तो नुकसान आपका ही है। कस्टमर को ही नुकसान बता देते हैं। दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्री सीट वाला इन्होंने एग्जांपल दिया है। इंडिगो में इंडिगो में कई बार फ्री सीट होती हैं, लेकिन वो फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। मतलब जल्दी से सीट खरीद लीजिए, एक्स्ट्रा 500 रुपये पे करके, अदरवाइज आपको सीट नहीं मिलेगी, जबकि वहां पे सीट खाली होती है। तो ट्रांसपेरेंट मैनर में वो कस्टमर को नहीं बताते हैं। ये देखा गया है वहां पे। इवन अगर आप इंडिगो की मोबाइल एप्लीकेशन पे जाओगे, वहां पे एक स्किप वाला ऑप्शन होता है। मतलब जैसे होता है ना, जैसे यहाँ पे है पेड सीट्स और यहाँ पे है फ्री सीट्स। अब ये लोग क्या लिखते हैं, फ्री सीट्स आर नॉट अवेलेबल, प्लीज पे 500 रुपीज फॉर द पेड सीट। उन्होंने लिख दिया। अगर आप पेड सीट नहीं खरीदना चाहते तो आप उसको स्किप कर सकते हो, फ्री सीट आपको अलॉट हो जाएगी। बट मजेदार बात यह है, ये जो स्किप का ऑप्शन है, ये आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये कहीं कॉर्नर में छोटा सा यहाँ पे स्किप का बटन होता है, छोटा सा। पूरी वेबसाइट में नहीं दिखेगा, कॉर्नर में दिखेगा, वो भी ऐसे कलर में होता है, आपको विजिबल ही नहीं है। तो ये आप कस्टमर को ट्रिकी तो कर रहे हो, क्योंकि आपको स्किप का बटन नहीं है। इसे कहते हैं इंटरफेस इंटरफेरेंस, जिसमें आपसे चीज छुपाई जाती है। वेबसाइट का डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो छुपा दी जाती हैं, जो कस्टमर को ट्रिक करने, फ्रॉड करने की चीजें होती हैं उसको दिखा दी जाती हैं। दिस इज हाउ दीज एयरलाइंस आर यूजिंग दीज मेथड्स। दिस इज कॉल्ड डार्क पैटर्न। लेकिन ये कोई नया मुद्दा नहीं है डार्क पैटर्न का, ये मुद्दा कुछ समय पहले भी आया था। उससे हमारा जो जो एएसआई है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। और कई सारी वेबसाइट ऐसी थी जैसे अमेज़न वगैरह, ये मिंत्रा विंत्रा, उनके ऊपर उन्होंने डार्क पैटर्न को ऑब्जर्व किया था, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर में वायलेशन होता है। एंड दीज आर कंसिडर्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और कई वेबसाइट के ऊपर फाइन भी लगाया गया था बिकॉज ऑफ द डार्क पैटर्न। ठीक है, डार्क पैटर्न क्या होता है आपको समझ में आ गया, जिसमें कंज्यूमर को धोखा दिया जाता है, उसको मैनिपुलेट किया जाता है, ट्रिक किया जाता है और उसके साथ फ्रॉड किया जाता है। कई सारे तरीके होते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के, जैसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह होती हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, बेट एंड स्विच, when an advertisement directly or indirectly implies one outcome based on the consumer action but instead serve an alternative outcome। इसका मतलब क्या है, अगर आप कभी इंस्टाग्राम खोल रहे हो तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर क्या आता है। यहाँ पे मान लो कोई कंपनी है, मान लो कोई प्यूमा एक कंपनी है, ठीक है। उस प्यूमा कंपनी की एडवर्टीजमेंट आती है, बहुत ही शानदार जूता वहां पे दिखाया जाता है, एक बहुत शानदार शूज दिखाया जाता है, और इसका रेट होता है सिर्फ 1999 रुपीज, 2000 रुपये का जूता होता है। आपको लगा यार इतना बढ़िया जूता है, इसका डिजाइन इतना अच्छा लग रहा है, सिर्फ 2000 रुपये में, अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो ये मुझे 5000 का मिलेगा। यस, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आप प्यूमा की वेबसाइट पे पहुंचते हो या फिर अमेज़न की वेबसाइट पे पहुंचते हो। उस वेबसाइट के ऊपर आप खोजते रहोगे, ये जूता आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अगर मिलेगा भी तो लिखा होगा आउट ऑफ स्टॉक। उसकी बजाय वहां पे दूसरे मॉडल दिखाए जाएंगे जिनकी कीमत 3000, 4000, 10,000, 15,000 होती है। तो ये क्या हुआ, ये बेट हुआ है, बेट एंड स्विच। जैसे मछली को पकड़ने के लिए उसको जो जो कांटा होता है वो फेंका जाता है, उसको बुलाने के लिए, लालच देने के लिए, ऐसे ही आपको भी लालच दिया गया है और आप उस लालच में फंस गए। अब अगर आप वेबसाइट पे चले जा रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ ना कुछ वहां से खरीद के भी आओगे। दिस इज अ डार्क पैटर्न। इसे कहते हैं बेट एंड स्विच। पागल बनाया जाता है कस्टमर का, फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट कर दी जाती है कि जल्दी से जल्दी टिकट खरीद लो नहीं तो भर जाएगी, जल्दी से जल्दी फलाना सामान खरीद लो नहीं तो ये बिक जाएगा। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। ओनली फ्यू सीट्स आर अवेलेबल, ओनली 5 मॉडल्स आर अवेलेबल, ओनली 2 आर अवेलेबल। शाम को 5 बजे तक खरीद लो, उसके बाद बंद हो जाएगा ऑफर, जबकि ऐसा होता नहीं है। रोज के 5 बजते हैं, रोज ही सेम ऑफर होता है। फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। इट इज ऑल्सो डार्क पैटर्न टू फ्रॉड विद द कस्टमर्स। ड्रिप प्राइसिंग का जो है यहाँ पे यूज किया जाता है, ड्रिप प्राइसिंग का। जैसे
द टोटल प्राइस इज ओनली रिवील्ड एट द वेरी एंड ऑफ द बाइंग द प्रोसेस। अब जैसे यही जूते वाला आप एग्जांपल दे लो, जूता आपको दिखाया गया 2,000 रुपए का, अब आपने मान लो इसके ऊपर क्लिक कर भी दिया, अब क्लिक करोगे तो फिर बिल आएगा 6,000 रुपए का, प्राइस दिखाया गया 2,000 रुपए का। फिर उसमें वो चीजें बोलेंगे हिडन चार्जेस है जी, टैक्स लगा दिया हम लोगों ने, जीएसटी लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, चलो 6,000 रुपए। ये आप क्या कर रहे हो? ये ड्रिप प्राइसिंग बोलते हैं इसको। दिखाया कुछ और जाता है, फाइनल बिल में कुछ और आता है। डिसगाइज्ड एडवर्टीजमेंट की जाती हैं। अब हम मान लीजिए शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये जो ऐड करते हैं विमल का, है ना, जुमा केसरी का ऐड करते हैं, ये सीधा सीधा थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तो टबैको का एग्जाम जो है कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, इलायची का कर रहे हैं, भाई हम तो इलायची का कर रहे हैं, हम तो माउथ फ्रेशनर की ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही तो होता है ना। अब जैसे रॉयल स्टैग की ऐड की जाती है, रॉयल स्टैग की ऐड रणवीर सिंह करता है शायद, ठीक है, मेक इट लार्ज। वो क्या कहता है, भैया मैं दारू की ऐड थोड़ी ना कर रहा हूँ, किसकी ऐड कर रहा हूँ, मैं तो पानी की ऐड कर रहा हूँ, जो रॉयल स्टैग का पानी की बोतल आती है, किंगफिशर की पानी की बोतल आती है। कोई खरीदता है इनकी पानी की बोतल, देखा कभी मार्केट में? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो ये होती हैं, एक डिसगाइज्ड एडवर्टीजमेंट की जाती है। अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं, किसी पान मसाला कंपनी की पान बाहर समथिंग समथिंग ऐड करते हैं, तो वो भी तो यही कहते हैं कि भैया मैं पान की ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इलायची की ऐड कर रहा हूँ। ये डिसगाइज्ड एडवर्टीजमेंट होती हैं जो कि डार्क पैटर्न के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक कहता है वो कहता है वन नेशन वन स्टूडेंट और वन नेशन वन स्टूडेंट, एजुकेशनिस्ट एप्रीहेंसिव ऑफ द अपार स्टूडेंट आईडी कार्ड स्कीम। ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, द हिंदू का आर्टिकल नहीं है। कल ये मैं वेबसाइट पे देख रहा था तो मैंने पढ़ा था, आई थॉट के चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो जो अपना पॉलिसी है 2020 वाली, ठीक है, उस पॉलिसी के अंदर ये कहा गया कि हम लोग पूरे देश को एजुकेशनली जो है वो यूनाइट करेंगे, और इस यूनाइट करने के चक्कर में एक नया आईडी कार्ड निकाल दिया है जिसे अपार आईडी कहा गया। वैसे भी हमारे यहाँ पे इतने सारे आईडी तो हैं ही, अभी अभी तो लोग स्टूडेंट के आधार कार्ड को लिंक करके हटे हैं, सरकार ने एक और आईडी दे दिया। कितने आईडी है हमारे देश में, हर चीज के लिए दो दो तीन तीन आईडी है। पासपोर्ट आपके पास है ना, राशन कार्ड आपके पास है, आधार आपके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, और फलाने ढिमकाने आपके स्टेट वाले खुद और पहचान परिवार पहचान पत्र ये वो करके हैं। अपार आईडी एक नया आ गया, तो 10-12 आईडी आपके पास घुमा फिरा के हो जाती हैं। और सबका पर्पस क्या है, वही दो तीन घुमा फिरा के पर्पस हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज को वो करना है जी, वेलफेयर स्कीम को देना है। हर कोई नया आईडी आती है तो सरकार कहती है कि लास्ट है, इसके बाद नहीं आएगा। आईडी भी आईडी बनी जा रही है, जिसकी वजह से दिक्कत क्या होती है, डेटा प्रोटेक्शन की दिक्कत होती है। आईडी तो आपने 10 बना दी, लेकिन हमारे देश में एक भी कानून डेटा प्रोटेक्शन को लेके प्रॉपर तरीके से है ही नहीं। ये समस्या है, इसी वजह से रोज डेटा लीक होते हैं, कंज्यूमर की जो प्राइवेसी होती है वो तो भाड़ में जाए, दिक्कतें क्रिएट होती हैं। इस बार एक नया आईडी कार्ड आया है एजुकेशन फील्ड में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, अपार आईडी कार्ड। ठीक है, एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये एक यूनिक आईडी नंबर हर स्टूडेंट को दिया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि एक स्टूडेंट की थ्रू आउट जो एकेडमिक जर्नी होती है, ये उसका सारा रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। ठीक है, वो स्टूडेंट की पूरी जर्नी, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, अगर उसको बाद में मान लो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना है तो वो डेटा यहाँ पे होगा। उसकी पूरी जर्नी, कौन से स्कूल में कितने नंबर आए, कहाँ पे उसने क्या क्या अचीवमेंट किया, अचीवमेंट नहीं किया, उसको उसका वो पेपर में फेल हुआ पास हुआ, लगभग लगभग आप मान के चलिए आपकी सारी डिटेलिंग इस आधार कार्ड के अंदर, मतलब इस अपार कार्ड के अंदर होंगी। तो अगर आप कल को कोई कॉलेज स्विच करते हो, कॉलेज स्कूल स्विच करते हो, तो सारी डिटेलिंग आपकी जो है बहुत इजीली तरीके से हो जाएगी, ऐसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लेम किया है, अंडर वन नेशन वन स्टूडेंट। लेकिन लोग डरे हुए हैं, स्कूल कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दी नहीं गई है। इसका मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री।
टीचर, पेरेंट्स एंड एजुकेशनिस्ट आर क्वेश्चनिंग द नीड फॉर इट। इसकी जरूरत क्या है भैया, जब आधार कार्ड के साथ बच्चों का ऑलरेडी डेटा लिंक हो चुका है। जो बच्चे स्कूल वाले हैं, उन पेरेंट्स से उनका कंसेंट मांगा जाता है। ठीक है, मतलब आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म पे लिखा जाएगा कि आधार कार्ड के तहत हम आपके बच्चे का रिकॉर्ड जो है वो लेने वाले हैं, क्या आप अग्री करते हैं? अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो ऑप्शन होना चाहिए यस एंड नो। तो क्या आप अग्री करते हैं? यहाँ पे नो का ऑप्शन है ही नहीं। उस कंसेंट फॉर्म में नो का ऑप्शन है ही नहीं। पेरेंट्स को यस ही करना पड़ेगा। और उसके अंदर ये भी नहीं बताया गया है कि अगर कोई पेरेंट कंसेंट नहीं देता है तो उसके बच्चे का क्या होगा? क्या उसका एडमिशन कट हो जाएगा? क्या मतलब उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं गया, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। दूसरी बात, ये स्कूलों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो गया। पहली बात, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट टीचर रेशियो पहले से ही बहुत कम है। आपने एक और उनको एकेडमिक टास्क दे दिया, एजुकेशन की क्वालिटी जो है और डाउन यहाँ पे डेफिनेटली जाएगी। ऊपर से एक लाइन उसके अंदर ये लिखी गई है कि फ्यूचर में अगर पेरेंट्स चाहें तो इस कंसेंट को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आपका बच्चा 5वीं क्लास में है, आपने कंसेंट दिया। जैसे आपका बच्चा 10वीं क्लास में पहुंचा, आपने कंसेंट से मना कर दिया। अब इंटरेस्टिंग चीज, अगर पेरेंट कंसेंट नहीं देना चाहते हैं, उसके बावजूद भी उस बच्चे का 5th से लेके 10th तक का जो रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। ठीक है, और सरकार ने ये भी कहा है कि जो बच्चों का ये जो डेटा है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और रिक्रूटमेंट एजेंसीज वगैरह को ट्रांसफर किया जाएगा। बच्चे की मर्जी या ना मर्जी डजेंट मैटर, वो उनको ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज वगैरह हैं, इनके पास डेटा जाएगा। और इंडिया में आपको पता है डेटा कैसे लीक होता है, ऐसे ही लीक होता है। वो डेटा इस एजेंसी में चला गया, वहां से चला गया, वहां से चला गया, और किसी की वेबसाइट हैक हो गई, कहीं पे करप्शन हो गया, डेटा वो घूम ही रहा है पूरे देश में बच्चों का। ये समस्याएं हैं। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है फिलहाल। ठीक है, इसकी अच्छी चीजें तो यही हैं कि बच्चे का पूरा रिकॉर्ड जो है वो एक ही फॉर्म में हो जाएगा। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड हमारा डेवलप हो जाएगा। कुछ अच्छी चीज है, सीमलेस प्रोसेस हो जाएगी पूरे देश में। और वैसे भी ये इसका क्रिटिसिज्म यही है कि नॉन एकेडमिक टास्क होंगे, कंसेंट फॉर्म में क्लैरिटी फिलहाल नहीं है। उसके अलावा फेडरल जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, एजुकेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट भी है, वो कैसे डील होगा वो एक अलग मुद्दा रहेगा। तो इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। एजुकेशन क्वालिटी से जो है इम्प्रूव नहीं होगी, डेटा लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए। अ चाइना इंडिया पार्टनरशिप, इट्स वास्ट ग्लोबल पोटेंशियल। किसने लिखा है? ये है माँ जिया जी। ठीक, ये वो माँ नहीं, मतलब माँ जिया ऐसे नाम होता है चाइना में। ये चाइनीज एमएनसी में जो है एक ऑफिसर्स हैं हमारे यहाँ पे। तो इनका कहना है कि भैया इंडिया चाइना जो है अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ साल पहले तक, मतलब अराउंड 150 ईयर्स पहले तक, इंडिया और चाइना दोनों वर्ल्ड की 50% जीडीपी जो है वो दोनों कंट्रीज की हुआ करती थी। 23-24% के आसपास इंडिया की जीडीपी हुआ करती थी, और 26-27 के आसपास चाइना की जीडीपी हुआ करती थी। फिर आए ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स इतना लूट के ले गए, इतना लूट के ले गए, इतना लूट के ले गए। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ये जीडीपी 1% भी नहीं थी। ये समस्या है कॉलोनाइजेशन की। तो मैडम का ये कहना है कि अगर इंडिया और चाइना चाहें, एक साथ मिलके हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हजारों हजारों साल से इंडिया और चाइना एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, शांतिपूर्ण तरीके से रह भी रहे हैं। राइट, कल्चरल एक्सचेंज बहुत हुआ है इंडिया चाइना के बीच में। हिमालय की वजह से, हिमालय ने, क्योंकि देखिए आजकल तो क्या ना, मिसाइलों से युद्ध होते हैं, सैटेलाइट युद्ध हो रहा है, मिसाइलों से युद्ध हो रहा है। वो जमाना उतना ज्यादा नहीं था टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो हिमालय ने एक नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया इंडिया और चाइना के बीच में। इसकी वजह ये भी एक बहुत रीजन रहा कि हमारे बीच में बहुत ज्यादा फाइट हुई नहीं है। दूसरी बात, अगर चाइना और इंडिया का मैप देखेंगे तो चाइना की आर्मी जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में रहती है। तो यहाँ पे जो तिब्बत वाला रीजन है ये बफर प्रोवाइड करवाया करता था, लेकिन आजकल तो वो बफर भी खत्म हो गया है। तो इनका कहना है कि हजारों साल से इंडिया चाइना एक साथ रहे हैं भाई, कॉमन थॉट्स हमारी रही हैं, कॉमन गोल हमारा रहा है। तो फ्यूचर में भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इंडिया में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वैसे ही चाइना की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ के पुरानी बुक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा, वर्ल्ड ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस, ऑफ कॉमन गुड।
वो उस चाइना उसकी बात करता है, इंडिया को वसुधैव कुटुंब की बात करता है। तो बेसिकली बेसिकली आप ये कह के चलते हो दोनों ही कंट्री पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, है ना। जब इंडिया आज़ाद हुआ 1950s में, तो नेहरू जी के लीडरशिप में जो पॉलिसी थी हमारी, 5 प्रिंसिपल ऑफ द पीसफुल को एग्जिस्टेंस, वो हम लोगों ने लो जी। हिंदी चीनी भाई भाई बहुत चला करता था उस टाइम पे। पंचशील के सिद्धांत वो बहुत चला करते थे। बट वो 1962 में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। पंचशील गया भाड़ में, चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। रिलेशन जो है वहां से बिगड़ने हमारे काफी ज्यादा स्टार्ट हुए। अदरवाइज 1962 से पहले हमारे रिलेशन ठीक ठाक हुआ करते थे। वो रिलेशन इतने खराब हुए कि वो आज तक भी प्रॉपर नहीं हो पाए हैं। तो मैम का ये कहना है इनका कि भाई अगर इंडिया और चाइना चाहें तो इस डेवलपमेंट की स्टेज पे, जो काफ़ी क्रूशियल स्टेज है, जो दुनिया में बड़ी दिन चीज़ें हो रही हैं, इनको एक साथ आना चाहिए। पिछले साल, पिछले से पिछले साल चाइना ने एक व्हाइट पेपर भी इशू किया था। इसमें उस व्हाइट पेपर में चाइना ने कहा था कि हम लोग क्या चाहते हैं, ठीक है? क्या हम लोग पीस चाहते हैं, हम कॉमन सिक्योरिटी चाहते हैं, कॉमन डेवलपमेंट चाहते हैं, सिविलाइजेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, इकोलॉजी को प्रमोट करना चाहते हैं। कितनी बड़ी-बड़ी बातें चाइना ने कही। लेकिन क्या इसको फॉलो करता है? ऑफ कोर्स नॉट। विज़न क्या है? चाइना क्या चाहता है? इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन चाहता है। चाइना की जो आज सुपर पावर बना है, वो किस वजह से बना है? ग्लोबलाइजेशन से ही तो बना है। अमेरिकन कंपनी ने इन्वेस्ट किया चाइना में, यूरोपियन कंपनी ने इन्वेस्ट किया चाइना में, तभी तो चाइना इतना बड़ा बना। तो वो चाहता है कि भैया हम लोग इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं। यूनिलेटरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, डीकपलिंग, जीरो सम गेम ये नहीं चाहते हम। जीरो सम का मतलब गेम ये होता है कि एक आदमी की जीत, दूसरे की हार। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों आदमी भी तो जीत सकते हैं। इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये कोई पिज्जा नहीं है कि अगर किसी को एक बड़ा टुकड़ा मिलेगा तो दूसरे का टुकड़ा छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसको भी टुकड़ा मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है। तो चाइना ये कहता है भाई सभी लोग ग्रो कर सकते हैं। तो जो यूरोपियन कंपनी, अमेरिकन कंपनी आजकल प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो कर रही है, दिस इज नॉट गुड, नॉट फॉर देम एंड नॉट फॉर द होल वर्ल्ड ऑल्सो। तो ये जो कोलोनाइजेशन जो माइंड सेट है, आज भी अमेरिका यूरोप के दिमाग में बैठा हुआ है। आप इससे बाहर निकलिए कोलोनाइजेशन से, नए जमाने में आइए। अभी यूरोप और अमेरिका सुपर पावर नहीं है, बाकी दुनिया के दूसरे देश भी ग्रो कर रहे हैं भाई। थोड़ा हजम करिए, इस चीज को डाइजेस्ट करिए। लेकिन वो डाइजेस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो कॉमन गुड की बात करता है चाइना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करता है। हालांकि ये थोड़ी चाइना के मुंह से बातें मजाकिया लगती हैं, लेकिन इन्होंने लिखा है आर्टिकल में, तो बस ठीक है। कह रही म्यूचुअल रिस्पेक्ट करो, जस्टिस करो। कहा है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, तो आप किसी कंट्री की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते ही नहीं हो। ये तो समस्या है चाइना के साथ। बोलता कुछ हो रहा है, कहता कुछ और है। मैडम कहती हैं बिल्डिंग क्लिक्स इन द नेम ऑफ द मल्टीलिटरलिज्म इज नो मोर देन अ ब्लॉक पॉलिटिक्स। कुछ साल पहले तक हम लोग ग्लोबलाइजेशन में बिलीव किया करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं? रीजनल ग्रुपिंग्स बना रहे हैं रादर देन ग्लोबलाइज्ड ग्रुपिंग्स, है ना। दो चार कंट्री ने मिलकर ग्रुपिंग बना दिया, उसके बेसिस पे वो काम करे जा रहे हैं। इनका कहना है कि ये ठीक नहीं है, रीजनल ग्रुपिंग्स ठीक नहीं है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है कि जो कंट्री बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। पूरी दुनिया को एक साथ आना चाहिए, इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जहाँ इन्होंने डेमोक्रेसी की बात भी की है, आपको पता ही है कि वेस्टर्न कंट्री, इंडिया, यूरोप, अमेरिका वगैरह, ये सब डेमोक्रेसी की बात करती हैं। तो चाइना का कहना है कि ऐसा है भाई, ऐसा है, डेमोक्रेसी कोई बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं है। डेमोक्रेसी के अलावा दूसरे मॉडल भी हो सकते हैं, लेकिन आप उनको रिस्पेक्ट तो करिए। जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी ही सबसे सुपीरियर हो, ऐसा इनका कहना है। हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन इनका ये कहना है। तो घुमा फिरा के बेसिकली इन्होंने इशारों इशारों में यूरोप और अमेरिका की तरफ भी इशारा किया है, और इन्होंने इंडिया की तरफ भी इशारा किया है। खुद की पॉलिसी जो BRI है, इसकी तरफ भी इशारा किया है। तो इनका यही कहना है ओवरऑल कि इंडिया और चाइना अगर चाहें, अगर हाथ में हाथ मिला के काम करें, ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हम लोग एक शांति, ऐसी शांति जो लंबे समय तक रहे, अचीव कर सकते हैं। यूनिवर्सल सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं, कॉमन प्रोस्पेरिटी अचीव कर सकते हैं। तो भारी भरकम वर्ड है, लेकिन यही इसी तरह के वर्ड अगर हम लोग अपने यूपीएससी के आंसर्स में यूज करेंगे, तो डेफिनेटली वो काफी इम्पैक्ट होता है। और ये कोई ऐसे वर्ड भी नहीं है कि आपको डिक्शनरी में जाके देखना पड़े, नॉर्मल से वर्ड हैं। बस उनका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, जैसे कॉमन प्रोस्पेरिटी, यूनिवर्सल सिक्योरिटी, लास्टिंग पीस,
jointly work hand in hand, selective multilateralism, mutual respect, common ground, achieve common development, डिफरेंट सिविलाइजेशंस। ऐसे ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, सिंपल होते हैं लेकिन इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो बस यही इन्होंने मेंशन किया था यहाँ पे। उसके अलावा एक दो एडिशनल आर्टिकल हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।